इमरान खान साहब ने ताबड़तोड़ किस्म के अटैक किए। 9 मरतबा इमरान खान साहब ने अपने इन 2 ट्वीट्स के अंदर आसिम मुनीर का नाम लिया है। ट्वीट के 2 हिस्से हैं ना, एक पहला और एक दूसरा। जो पहला हिस्सा है उसमें 9 मरतबा इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर का नाम लिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो एक सोच पैदा हो रही थी कि हम वफा मत करेंगे, ये करेंगे, वो तो वार दी इमरान खान ने। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ है? बाहर है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ है? अपने घरों में है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ है? कोई असेंबलियों में, कोई सेनेट में। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ है? एक सूबे में उनकी हुकूमत है। तो वो इंजॉय करने के बावजूद वो डरे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट से और मफामत करना चाहते हैं। और एक आदमी जो जेल में है और बदतरीन जेल काट रहा है, रोजाना मार खा रहा है, ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर सह रहा है, और ये टॉर्चर ही है जिस तरह उसको रखा गया इस उम्र में इमरान खान साहब को। तो इन सारी चीजों के बावजूद, अपने खानदान को गिरफ्तार करवाने के बावजूद, बार बार बहनों की गिरफ्तारी होने के बावजूद, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल होने के बावजूद, अपनी जान को खतरा होने के बावजूद वो आदमी डटा हुआ है। वो कहता है डील नहीं करनी इनके साथ ऐसी तैसी। हाँ, मैं माफ कर दूंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। ये जनाब इमरान खान साहब है। और इससे ये पता चलता है कि इमरान खान साहब आज कहां खड़े हैं। वो जिन लोगों को माफियों का बड़ा शौक था ना, उन लोगों की अच्छी खासी अब तसल्ली हो गई होगी और उनको आइडिया हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब की सोच क्या है और वो मामले को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अली अमीन साहब के बारे में बड़े ही सख्त अल्फाज थे इमरान खान साहब के, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया कि ये बात बाहर लानी है या नहीं लानी, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी किया। जुबैर अली खान साहब ने रिपोर्ट किया। उन्होंने यहां तक रिपोर्ट कर दिया कि अली अमीन आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट वगैरह के साथ मिलकर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना चाहते हैं, ऐसी चीज भी उन्होंने रिपोर्ट की। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक काफी सख्त बातें हैं जो अली अमीन के बारे में इमरान खान साहब ने कही, और ये कोशिश भी नहीं करते इमरान खान साहब को जाकर मिलने की। इन्हें डर है कि इमरान खान साहब पता नहीं इनके बारे में कोई बहुत सख्त फैसला कर लेंगे। तो एक तो नादरीन जी है। अच्छा, एक और आप ये देखें, एक बड़ी वायरल हो रही है एक चीज कि नवाज शरीफ की और इमरान खान साहब की जेल में फर्क। ये देखें ना, इमरान खान साहब जेल से क्या मंगवाते हैं और नवाज शरीफ साहब जेल से क्या मंगवाते हैं। नवाज शरीफ साहब लिखते हैं जनाब फलां फलां बंदा मुझे मिले, फलां फलां बंदा मुझे मिले, कोई डॉक्टरों के नाम दे रहे हैं, कोई बंदों के नाम बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं खाना, तारीखें साथ लिखी हुई है जनाब, करेले, कीमा, चावल, पालक गोश्त, आलू गोश्त, चिकन कढ़ाई, चावल, अच्छा जी, भिंडिया गोश्त कढ़ाई, और पता नहीं क्या, कोई दाल माश, बैंगन गोश्त, पालक गोश्त। तो ये मियाँ साहब का जो आता था लिस्ट या लवाजमात, वो जेल से ये होते थे। 22 मुलाकातों की एवरेज मियाँ साहब की निकल रही थी, 20-22 मुलाकातों की पर डे। जितने दिन वो कैद रहे, तो वो कैद रहे ही नहीं, बड़े आजाद ही रहे मियाँ साहब। लेकिन जितने दिन वो जेल में रहे, उनकी 20-22 मुलाकातें एवरेज हर दिन के हिसाब से होती थी। 200, 300 बंदा जेल के बाहर आराम से खड़ा होता था और बिल्कुल वीआईपी माहौल में होते थे। मियाँ साहब के बाद लिस्ट आती थी, मियाँ साहब टिक मार्क करते थे, ये बुला लो, ये बुला लो, ये बुला लो, बंदे अंदर आ जाते थे। मौजें लगी हुई थी मियाँ साहब की जेल में। एक वो जेल थी और एक ये जेल है जिसमें इमरान खान साहब इनकलाबी किताबें मंगा के पढ़ रहे हैं। सलाउद्दीन अयूबी की इमरान खान साहब किताब पढ़ रहे हैं। अब इन्होंने जेरूसलम फतह किया था, एक बहुत बड़े फाते हैं। खिलाफत के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं, फलस्तीन के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं, और मुस्लिम माइंड्स के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं, इनकलाबी किताबें पढ़ रहे हैं, लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री इमरान खान साहब पढ़ रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो इंसान को मजीद मजबूत करती हैं। और नैरेटिव बिल्डिंग जो इमरान खान साहब की है वो तो पहले ही बहुत कमाल है। तो ये इमरान खान साहब ने वक्त जाया नहीं किया ये लिस्ट लिखने में कि मैंने कल क्या खाना है, परसों क्या खाना है, तरसों क्या खाना है। ये मैंने शहबाज शरीफ की भी लिस्टें पढ़ी हुई है, नवाज शरीफ की भी पढ़ी हुई है। तो उनमें कितना फर्क है देखें आप। दोनों की जेल में फर्क है, दोनों की जिंदगी में फर्क है, और अवामी मकबूलियत में भी दोनों का जमीन आसमान का फर्क है। नाज़रीन, जो एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत पैदा हो गई है सैलाब के बाद, दरिया सतलुज में और दरिया चनाब में भारत ने बहुत पानी छोड़ दिया, क्योंकि भारत में भी बहुत बारिशें हो रही हैं और दरिया तवी जिस तरह पुलों को बहाता हुआ लेकर जा रहा है। पाकिस्तान में कई दहाइयों के बाद इस तरीके से भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया है। अब भारत जब दिल करता है पाकिस्तान का पानी बंद कर देता है, जब दिल करता है छोड़ देता है। कई देहात ज़ेरे-आब आ गए हैं। सियालकोट जो है वो बारिशों की वजह से पूरा शहर डूब गया है। नारोवाल की बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। चावल की खड़ी फसलें जो है उनके ऊपर अब पानी तैर रहा है। आबादियां जो है वो पानी में डूब चुकी हैं और किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब जितनी रेजिडेंशियल सोसाइटीज पानियों के रस्तों में बनाई गई थी, उनके अंदर पानी दाखिल होने का खतरा बहुत बढ़ गया है। लाहौर में अनाउंसमेंट की जा रही है, आज जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं तो आज शाम तक ये पानी क्रॉस करेगा लाहौर को और आगे जाएगा कसूर की जानिब, और यानी पत्तों की जानिब जाएगा, हेडबलों की तरफ जाएगा, और उससे पानी फिर ये आगे बढ़ेगा साहिवाल की जानिब, और वहां से आगे फर्दर दरिया सिंध की तरफ जाएगा पानी। अब ये 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी है रावी में, और ये शायद 1988 के फ्लड के बाद इतना पानी बीच में कभी नहीं आया। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। अब तो पानी पे बहुत बंद बांधे हुए हैं। खतरा यह है, बहुत सारे दोस्तों से मेरी बात हो रही थी, वो कहते थे बहुत खतरात मौजूद हैं। अगर ये पानी मजीद बढ़ता है और इसकी मिकदार बढ़ती है तो फिर नुकसान का बड़ा अंदेशा है। जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है उनमें अलीम खान साहब की है, एक 2 और लोगों की है। कोई एक बता रहे थे कि लेक सिटी है,
एक का कोई और नाम है, ये नाम इनके याद नहीं है सोसाइटियों के, लेकिन वहां पे वो मट्टी के बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ये मट्टी के बंदों से कब रुकता है पानी? जब ये पानी आएगा अपने प्रेशर के साथ तो ये अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। अब ये सोसाइटियां जब ग्रीन एरियाज को ब्राउन कर करके सोसाइटियां बनाई गई हैं और जो रास्ते रोके गए हैं पानी के, तो पानी तो फिर अपना रास्ता बनाता है। ये बात मैं कई मरतबा कह चुका हूं, लेकिन पाकिस्तान में एक मशरूम ग्रोथ हुई है रियल स्टेट की, जिसमें पाकिस्तान के रियासती इदारों ने, इवन जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने DHA बनाया, बैरियर टाउन बना, फिर अलीम खान साहब की सोसाइटियां बनी, पार्क व्यू, फिर उसके अलावा जो लेक सिटी बन गई और बहुत सारी बन गई। इस्लामाबाद में जो है वो बेशुमार सोसाइटी बन गई है। वहां जेर जमीन पानी का मसला है बड़ा सीरियस और वहां पानी की किल्लत हो जाएगी। अब इस्लामाबाद में जो मोटरवे के ऊपर सोसाइटियां बन रही है ना, उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके आसपास ऐसा कोई वाटर रिजर्व नहीं है जहां से वो जेर जमीन पानी उनका पूरा होता रहेगा। तो फ्यूचर में उन्हें बड़ा सीरियस इशू होने जा रहा है कि वो पानी पीने का कहां से हासिल करेंगे या इस्तेमाल का पानी कहां से हासिल करेंगे। लेकिन लोग ये सोचे बगैर बड़े बड़े महंगे प्लॉट वहां पे खरीदते जा रहे हैं और वो जो बेचने वाले हैं वो बेच के निकल जाएंगे। ये बात जो है वो बेचने वाले भी जानते हैं और खरीदने वालों को शायद आइडिया नहीं है, लेकिन हुकूमत ने जानबूझकर आंखें बंद की हुई हैं और ब्यूरोक्रेट्स वहां से अंधाधुंध पैसे कमा रहे हैं। रावी के किनारे बहुत सारी रिहायशी कॉलोनियों में अब ऐलान भी किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि अपना साजो सामान लेकर आप यहां से निकल जाएं। सियालकोट डूबा हुआ है, नारोवाल डूबा हुआ है और अभी जो लाहौर है वो भी खतरे में है, वहां पे अनाउंसमेंट्स की जा रही है। शादरा जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी खतरे में है, वहां पे पानी दाखिल हो सकता है, पहले भी हो चुका है पानी वहां पे दाखिल और ये एक बड़ा खतरा है। कसूर में कई देहात जो है वो ज़ेरे-आब आ गए हैं और लगातार पानी जो है सतलुज से आने वाला पानी, ये सतलुज और चनाब और रावी, ये 3 दरिया है, ये एक साथ मौजूद है। पहला दरिया सतलुज आता है बॉर्डर के करीब, उसके बाद एक दरिया रावी आता है और उसके बाद अगला दरिया चनाब है। और ये दरिया तवी के अंदर बहुत ज्यादा पानी भरता जा रहा है कश्मीर की जानिब से, और वो जिस तरह पुल बह रहे थे, जिस तरह पुल गिरते जा रहे थे, वो सारे मनाजिर देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि ये पानी अपने रास्ते में आने वाली चीजों को तबाह करेगा। किसान पहले ही बहुत बुरी तरह तबाह हो गया, गंदम में उसको बहुत मार पड़ी है। अब अगर चावल में उसके साथ ये हो जाता है तो अगली फसल की तैयारी नहीं वो कर पाएगा। अगर ये पानी इकट्ठा हो जाता है जमीनों पर तो जमीन का नुकसान होता है और दोबारा जमीन की तैयारी पे बहुत ठीक ठाक खर्चा आता है। वो खर्चा किसान कर नहीं पाएगा क्योंकि किसान की पहले ही फसली तोड़ दी है इन्होंने, और गवर्नमेंट क्या इतना पैसा दे पाएगी किसान को? कैसे करेंगे ये सारा कुछ? मुझे तो समझ नहीं आ रही। और अभी फिर 300 रुपया कीमत मजीद बढ़ा दी गई है गंदम की फी मन के ऊपर। यानी किसान ने जब बेची तो 2000 रुपया रखी हुई थी गंदम फी मन, 2200 में बेचारा बेचता था। अभी चंद दिन पहले इन्होंने 2800 कर दी। इमरान खान साहब के हवाले से एक इंपॉर्टेंट खबर है, मैं ये आप तक पहुंचा देता हूं। ये खबर ये है कि तोशाखाना 2 का केस चलाया जा रहा है अदालत में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि पहले अलकादर में इमरान खान साहब की जमानत हो जाए, वो बाहर आ जाए, फिर चलाते रहे तोशाखाना 2 का केस। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब अब जेल के अंदर ही मौजूद हों, पहले उन्हें तोशाखाना 2 में सजा सुनाई जाए ताकि वो जेल के अंदर रहे और फिर उन्हें अलकादर में जमानत दी जाए। इनका तरीका वारदात ये है। 8 महीने से इमरान खान ने और उनकी एहलिया ने तोशाखाना 2 में बरियत की दरखास्त दी हुई है जिसको नहीं सुना जा रहा। ये जरा देखें आप पंजूता साहब ने बताया इमरान खान साहब ने दोबारा उसमें एक दरखास्त दायर कर दी है कि ये समात रोकी जाए। यानी जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी है, जब तक इमरान खान साहब की अलकादर यूनिवर्सिटी केस में जमानत नहीं हो जाती तब तक तोशाखाना 2 की समात रोकी जाए और इसमें सजा होने से रोकी जाए। अगर तोशाखाना 2 में सजा रोक दी जाती है और इमरान खान साहब अलकादर में जमानत ले लेते हैं तो फिर तो वो बाहर आ जाएंगे या कोई नया मुकदमा बनाना पड़ेगा उन्हें अंदर रखने के लिए। तो इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 की केस में बरियत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 महीने से एक भी बाकायदा समात नहीं हुई। नवाज शरीफ के लिए ये सिस्टम एयरपोर्ट पहुंच जाती है अदालत कि मियां साहब ने अंगूठा लगाना है, और इमरान खान की 8 महीने से एक भी समात नहीं हुई तोशाखाना 2 के केस में। ये हालात हैं। और ये जज कौन है? ये वही जज हैं जिनको 26वीं आईनी तरमीम के बाद लाया गया, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास। इन्होंने 23 और 28 जनवरी को 2 समातें की थी। तब से मामला ठंडा पड़ा हुआ है। फिर 25 अप्रैल को हमारी एक दरखास्त मंजूर की गई, लेकिन ये मामला अभी तक नहीं सुना गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ है। लेकिन इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने अब ये एक वकला का एक और तरीका है कि कुछ भी करके इमरान खान साहब को बाहर निकालने का इंतजाम किया जाए। तोशाखाना 2 में देखें वकील तो बेचारे अपनी कोशिश करेंगे ना, जोर लगाएंगे, अदालतों में जाएंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने जब ये फैसला किया हुआ कि इमरान खान को हमने बाहर नहीं निकालना तो वो कोई और रास्ता देख लेंगे इमरान खान को जेल में रखने का। यानी वो 9 मई के अंदर कोई और एक चीज करके गिरफ्तारी डाल देंगे, कोई खुफिया कहीं से मुकदमा उठाएंगे जी इसमें इमरान खान मुलविस था, गिरफ्तारी डाल देंगे, कोई एक चीज कहीं से भी उठा के वो इमरान खान साहब को फिक्स करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या खास तौर पे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त फील्ड मार्शल भी हैं, उन्हें अपनी एक्सटेंशन तक इमरान खान साहब को जेल में रखना पड़ेगा।
क्योंकि इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं, वो बाहर आगे इसकी मुखालफत करेंगे। और आसिम मुनीर साहब जो है वो अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं इस नौकरी पे। वैसे कोई भी आर्मी चीफ आता है वो कभी रिटायर होना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो इसी सीट के ऊपर रहे और मरते दम तक यहीं पे रहे। मुशर्रफ भी कहता था कि वर्दी मेरी खाल है, लेकिन वर्दी तो उतारनी पड़ी फिर, तो वर्दी तो एक दिन उतर जाती है। मुशर्रफ की भी उतर गई थी, बाकियों की भी उतर गई थी, तो वर्दी तो उतर ही जाती है, ये हमेशा रहती नहीं है। ईमान मजारी साहिबा ने इनका जो मामला है उस पर एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन उससे पहले जो जज साहब ने स्टेटमेंट दिया ये जरा आप देखेंगे, मुजम्मत आ रही है हर तरफ से। एक तो लाहौर हाईकोर्ट बार ने जस्टिस डोगर को नौकरी से फारिग करने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने एक मुजम्मती बयान जारी किया कि ईमान मजारी अपने क्लाइंट की नुमाइंदगी के लिए अदालत गई थी, ना कि चीफ जस्टिस का दीदार करने। चीफ जस्टिस का आमराना रवैया जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का सरियन खिलाफ वर्जी है और ऐसे जजेस को अदालती कार्रवाई से दूर रखना चाहिए। लिहाजा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नोटिस ले और जस्टिस डोगर को ओहदे से फारिग करे। वैसे इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस या रेफरेंस बना के भेजना चाहिए। दूसरा, खवातीन ने इसकी बड़ी मुखालफत की है। ये कुछ खवातीन के स्टेटमेंट भी हैं। 41 खवातीन वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से एक दस्तखत करके एक मुजम्मती बयान जारी किया है। खवातीन वकला की चीफ जस्टिस की जानिब से एडवोकेट ईमान मजारी के मुतालिक गुज़िश्ता रोज के रिमार्क्स की मजम्मत की है। खत में कहा कि खवातीन वकला की हैसियत से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने ईमान मजारी मुतालिक रिमार्क की मजम्मत हम करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ने ईमान मजारी को तौहीन अदालत कार्रवाई की धमकी दी। चीफ जस्टिस ने ईमान मजारी के शौहर को कहा कि इसे समझाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जिनसी तफरीक, धमकी आमेज और एक जज की तरफ से नामुनासिब रवैया पर मबनी है। तो ये उन्होंने खवातीन ने भी इसकी मुखालफत की है। अब चीफ जस्टिस ने उसके बाद सफाई पेश की। वो ये कहते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो बच्ची का कैरियर खराब हो जाएगा। उन्होंने वजाहत की कि ईमान मजारी मेरी बेटियों की तरह है। मैं कल उसे समझा रहा था, मैंने कहा कि आप मेरे फैसलों से इख्तलाफ कर सकती हैं, जात पर ना करें। मैंने तो नहीं कहा कि मैं पकड़ लूंगा। इस बात को कल से फैलाया जा रहा है। हादी साहब खड़े थे, मैंने कहा कि इन्हें पकड़कर ले जाओ वरना मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई कर दूंगा। अब ये जज साहब जो है ना मुकर गए अपनी बात से। हादी साहब ने दोबारा दोहराया कि नहीं जज साहब, आपने ये नहीं कहा था। आपने कहा था कि मैंने इसे पकड़ लिया ना, तो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पकड़ना तो जब भी है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पकड़ना है। उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। वो पेशानी के बालों से और पैरों से पकड़ लेता है, इंसान हिल भी नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है बार बार कि उसकी पकड़ बड़ी सख्त है मेरे अल्लाह की। तो पकड़ने का इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह के पास है। आप कहां से खुदा बन रहे हैं कि मैंने पकड़ लिया ना। और अगर किसी दिन आपको अल्लाह के हुक्म से अवाम ने पकड़ लिया ना, तो फिर आप देखिएगा क्या होगा। और बहुत सारे ममालिक की मिसालें आपके सामने हैं जो वहां पे ऐसे जजेस के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट के या हुकूमतों के इशारों पर नाचते थे उनके साथ हुआ। लिहाजा अपना अपना किबला सबको दुरुस्त रखना चाहिए। ईमान मजारी साहिबा का भी इस पे स्टेटमेंट आया। ईमान मजारी साहिबा ने कहा कि पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने बदतमीजी की, मुझसे मेरी काम की जगह पर मुझे हरास किया गया। लेकिन यही बात मैं कर रहा था कल भी कि इनको हरासमेंट का केस करना चाहिए। और खुली अदालत में मुझे धमकी दी गई। अपने किए पर शर्म तो इन्हें आनी नहीं और आज भी सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास कर रहे हैं। मैं ना तो उनकी बेटी हूं ना ही बच्ची हूं, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूं। तूफाने बदतमीजी करके अब कहते हैं मेरी बात सही कोर्ट नहीं की गई और आज भी वही रवैया है। तो ये ईमान मजारी साहिबा ने और उनके शौहर ने खुलकर बताया कि अब चीफ जस्टिस अपने बयान से भाग रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। असल बात वही है जो कल उन्होंने अदालत में कही और मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया था। नादरीन, एक और चीज जो है मिसिंग पर्सन के हवाले से मोहसिन अख्तर कियानी साहब का एक स्टेटमेंट है। मैं चाहता हूं ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट उनका स्टेटमेंट है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मिसिंग पर्सन के केस में वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे से एक सवाल पूछा, क्योंकि इन्होंने कहा जी हम जो मिसिंग पर्सन है ना उनकी फैमिलीज को 50-50 लाख रुपया दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा मिसिंग पर्सन की फैमिली को आप 50-50 लाख रुपए कहां से देंगे? क्या IMF से इमदाद लेकर आप ये पैसे देंगे? दूसरा, बड़ी अजीब बात यह है कि जिन्हें रियासत दहशतगर्द समझती है या वो कहते हैं तो दहशतगर्द है, ये तो मिसिंग पर्सन है ही नहीं ना, दहशतगर्द कहते हैं। पहले उन्हें गायब कर दिया, उनके घर वालों को 50-50 लाख रुपया देंगे। भाई अगर वो दहशतगर्द है तो दहशतगर्दों को 50 लाख रुपया कौन देता है? तो रियासत खुद ये तस्लीम कर रही है कि इन्होंने जिन बंदों को उठाया वो मासूम लोग थे, वो सिर्फ